स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 4th। लेक्चर नंबर 4th शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने किया कि लड़कियों या स्त्रियों की महत्व व आवश्यकता क्या है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन से सुझाव देंगे, विवेचना कीजिए। जिसके अंदर हमने क्या है, लड़कियों की शिक्षा को लेकर डिफरेंट भिन्न क्या है, अलग अलग अपने पॉइंट एक्सप्लेन किए। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं कि लोक जुविश परियोजना पर एक टिप्पणी लिखी। जो लोक जुविश परियोजना थी स्टूडेंट, वो क्या परियोजना थी, क्या जो लोक जुविश अनुभव है क्या था, उसका मेन मोटिव क्या था, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताती हूँ कि जो लोक जुविश परियोजना है इसके ऊपर हम क्या है डिस्कशन करेंगे। लोक जुविश परियोजना, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पहले कि भारतीय संविधान की यह प्रतिबद्धता थी कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो क्या है 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। अब बात आती है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इस चीज को दोहराया गया, तो उस चीज को दोहराने के बाद क्या है, बहुत से आंकड़े बताते थे कि सब अभी भी अधिकतर बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा से बाहर हैं। मींस ऐसे आंकड़े सामने आए जो अभी तक प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वो क्या है 1 to 5th तक लेते शिक्षा, वो क्या है शिक्षा से बाहर हो जाते थे। अब उनकी क्या मजबूरियां थी, ये हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसी को कंटिन्यूटी में रखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जब इन आंकड़ों को दोहराया गया, इन आंकड़ों को बताया गया कि कुछ बच्चे राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा से क्या थे, बाहर थे। अब हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान जो कि सभी देशों में पिछड़े राज्यों में से आता है, वो क्या है राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों में भी प्राथमिक शिक्षा को आगे करने के लिए क्या है संघर्षरत रहा, संघर्ष करता रहा। हालांकि इस संदर्भ में इस महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की कि प्राथमिक शिक्षा को उपलब्धता देने के लिए, महत्वपूर्णता देने के लिए वो क्या है संघर्ष करता रहा। तो राज्य, अब हम वर्षों के हिसाब से बात करें कि राज्य में वर्ष 1951 में 4336 प्राथमिक विद्यालय मिले और दिन क्या है 1991। फिर बात आती है कि 1951 में जो पिछड़े राज्य थे उनके अंदर जो स्कूलों की गति थी या स्कूलों की कंटिन्यूटी थी, जो उनके अंदर गुणात्मकता लगा लो, आप बढ़ोतरी लगा लो, वो क्या है दिन बढ़ती गई। तो अब बात करते हैं कि इस संदर्भ में जब लोक जुविश परियोजना सन 1989 के अंदर इसे क्या है लागू किया गया, और इसका जो मेन पर्पस था, मेन मकसद था, उसका था कि जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और गुणात्मकता की शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके अंदर हाई क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसमें क्या है जो गांव स्तर या समुदाय की हम बात करते हैं कि भागीदारी और समर्थन सुनिश्चित किया गया। वास्तव में यह कोई अलग नहीं परियोजना नहीं थी, बल्कि क्या है ये प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या है वर्तमान में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से ये एक परियोजना थी, जिसका मेन पर्पस था कि जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, उसको क्या है आगे बढ़ाया जाओ, और जो क्या है जो बच्चे 1 से लेके 5th तक, जो क्या है नर्सरी से लेके 5th तक पढ़ते ही जो शिक्षा से या स्कूलों से बाहर हो जाते थे, उनका रीजन जाना गया कि क्या कारण है। वो बेशक अनुसूचित जाति है चाहे अनुसूचित जनजाति है, तो इस प्रकार क्या है जो 1st से लेके 5th तक पढ़ते जो बच्चे थे वो बाहर हो जाते थे, उनको आगे लेके आने का, उनको हर शिक्षा प्राथमिक लेवल पर क्या है अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने का
निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने का हर संभव प्रयास किए गए। तो ये हुआ क्या है, लोक जुम्बिश परियोजना। अब हम बात करते हैं कि लोक जुम्बिश परियोजना के क्या लक्ष्य थे, उसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। लोक जुम्बिश परियोजना के लक्ष्य। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे कि लोक जुम्बिश परियोजना के क्या लक्ष्य थे। तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको कि जो लोक जुम्बिश परियोजना थी उसका जो कार्य था उनका, वो मुख्य लक्ष्य था कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं अपितु संभव क्या है, संभव प्रयत्नों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा भी हर एंगल पर प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि हमारे देश के अंदर जो भी अनुसूचित जाति है, जो भी अनुसूचित जनजाति है, जो भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो अन्य पिछड़ी जाति हैं, उनके कोई भी बच्चे क्या है शिक्षा की दृष्टि से अधूरे ना रहे। उनको शिक्षित करने के लिए शिक्षा किस प्रकार की अच्छी क्वालिटी की निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, इसका ये मेन मुख्य लक्ष्य थे। वो मेन मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं, हम इसको क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मेरा कि शिक्षा का सार्वजनिकरण, कि शिक्षा का सार्वजनिकरण जिसके अंदर क्या है 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। सार्वजनिकरण भागीदारी, उन्हें प्रेरित कर समाज में क्या है प्राथमिक शिक्षा जो पूर्ण नहीं कर पाते, कम से कम उन्हें न्यूनतम अधिकतम सतत प्राप्त नहीं कर लेते। कि जो शिक्षा का मेन सार्वजनिकीकरण था, उनका मेन पर्पस था कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं और मैंने आपको बताया कि सार्वजनिकरण भागीदारी, जब तक वे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते, कम से कम न्यूनतम अधिकतम सत्र प्राप्त नहीं कर लेते। एक तो उनका ये मेन पर्पस था कि जो शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो जब तक प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक के अंदर 8 तक की शिक्षा लगा लो आप आ जाती है, उन्हें तब तक क्या है हर न्यूनतम से न्यूनतम कम से कम हर चीज उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि वो किसी भी एंगल से उनसे पिछड़े ना रहें, उनसे अधूरे ना रहें। तो फर्स्ट लक्ष्य इनका ये था। सेकंड लक्ष्य है कि ऐसे अवसरों का प्रावधान, ऐसे अवसरों की फैसिलिटीज दी जाए जो शिक्षा को जारी रख सके और उनका उचित प्रयोग कर सके और उनका क्या है हर एंगल पर उन्हें अच्छे से दर्शा सके। ऐसी सुविधाएं को प्रावधान जिनसे वे सभी कौशलों का विकास हो सके और उन्हें क्या है प्रयोजन मूलक शिक्षा प्राप्त कर सके। मीन्स की ऐसी शिक्षा दी जाए जो शिक्षा उन्होंने ली है उनका अच्छे स्तर पर प्रयोग कर सके और वो उनके लिए क्या है प्रयोजन मूलक सिद्ध हो सके। इस प्रकार ये फैसिलिटीज बच्चे को हर एंगल पर प्रोवाइड करवाई जाए। ये हुआ सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि आवश्यक ढांचे का सर्जन तथा सभी प्रकर्मों को गतिशीलता प्रदान करना, महिलाएं सशक्त हो और शिक्षा को स्त्री समानता का एक यंत्र बनाया जाए। कि उनका ये भी मेन ढांचा रहा है स्टूडेंट की जो शिक्षा है अकेले पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी हो सके, जिसमें क्या है समानता के एंगल को देखकर, समानता दृष्टि से देखकर, समानता नजरिए से देखकर क्या है शिक्षा पुरुषों के साथ साथ लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी क्या है दी जाए। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि आवश्यक अंत क्षेत्रों का निर्माण और परिस्थितियों का सर्जन, ताकि वो निम्न जाति जैसे जनजाति क्षेत्र के अत्यधिक पिछड़े और समाज की अनुसूचित जातियां और जो जनजातियां हैं वो निर्धन लोगों को बेसिक शिक्षा प्रदान की जा सके। जो समाज के अंदर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो भी जातियों के बच्चे आते हैं, बेशक वो अनुसूचित जाति हैं, बेशक वो अनुसूचित जाति हैं, उनको भी क्या है शिक्षित दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या है वो पिछड़े ना रहे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शिक्षा की विषय वस्तु, जो शिक्षा का मेन पर्पज है, जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी जाति है उसकी क्या है वो संस्कृति उनकी विरासत से मिला जुला हो, ताकि जो उसका पिछोकड़ है बच्चे की संस्कृति है,
जो बच्चे की विरासत है वो उससे क्या है जुड़े रहे, उनसे किसी भी एंगल पर वो क्या पिछड़े ना, अपने पिछोकड़ को ना भूल सके। तो ये हुआ हमारा लोक जुम्बिश परियोजना के लक्ष्य। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की लोक जुम्बिश का संस्थागत ढांचा। लोक जुम्बिश का संस्थागत ढांचा। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की जो ढांचा था, जो मेन बेस था, वो है क्या चीज थी, इसके अंदर क्या दर्शाया गया है स्टूडेंट। अब हम बात करें कि लोक जुम्बिश को समयबद्ध परियोजना के ढांचे के रूप में देखा गया और नए क्रियाकलापों को केंद्रीभूत न होकर अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्राथमिक शिक्षा की विद्यमान पद्धति को सशक्त बनाया जाए। परियोजना नियोजन और प्रबंधक के लिए शिक्षागत संस्था लोक जुम्बिश परियोजना परिषद की स्थापना की गई और एक स्वतंत्र और सोसाइटी के रूप में इसे क्या है सर्जित किया गया। जुम्बिश परिषद के द्वारा सभी शक्तियां निहित थी और यह आवश्यक पदों का सर्जन कर सके और नियुक्तियां कर सके, बजट की तथा उनके अनुसार किए गए व्यय को स्वीकृति कर सके। कि जो लोक जुम्बिश का संस्थागत जो ढांचा था वो था क्या, प्राथमिक स्तर पर हर एंगल से क्या है स्कूल प्रोवाइड किए जाए, जो उनको मेन इनकम तौर पर गालो आप जो ग्रांट दी जाती है, चाहे आप जो क्या है एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में इनका सर्जन किया गया। उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मेन पर्पस यही था कि जो प्राथमिक विद्यालय है उनके अंदर बढ़ोतरी की जाए और बढ़ोतरी भी इस एंगल पर हो कि बच्चों को निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा दी जाए जिसके अंदर क्वालिटी हो। वो निःशुल्क शिक्षा किनके लिए थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो क्या है फर्स्ट और फिफ्थ तक पहुंचते पहुंचते ही अपनी एज से पहले क्या है वो बाहर हो जाते थे। इनके लिए क्या है ये लोक जुम्बिश संस्थागत ढांचा तैयार किया गया। वो क्या है एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में इसे सर्जित किया गया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की खंड स्तरीय शिक्षा प्रबंधक समिति। खंड स्तरीय शिक्षा प्रबंधक समिति, शिक्षा प्रबंधक समिति। अब इसका मेन पर्पस क्या था स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं कि जो समिति थी, जो लोक जुम्बिश परियोजना समिति थी, उसके अंदर क्या हुआ कि प्रत्येक खंड स्तरीय शिक्षा प्रबंधक समिति का क्या है स्तरीय निर्माण किया गया और नए प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय को, जैसे प्राथमिक विद्यालय है उनको क्या है आगे प्रोग्रेस करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रक्रिया को क्या है माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के अंदर बदला गया। फिर जो क्या है माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है उनको क्या है जो उच्च विद्यालय आते हैं उनके अंदर क्या है उन्हें ट्रांसफर किया गया। फिर इसके बाद जो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई फिर क्या है अध्यापकों की नियुक्ति भी उसी हिसाब से की गई। इस प्रकार जो ये समिति थी इसमें क्या है ये अध्यापकों को इस प्रकार की शक्तियां सौंपी गई कि यह समिति प्राय खंड के किसी क्या है शिक्षाविद की अध्यक्षता में काम करती है। इसमें लोक जुम्बिश के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने वाली स्थानीय एजेंसी तथा अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधि तथा महिला कार्यरत शामिल होते हैं। खंड स्तरीय शिक्षा प्रबंधक समिति के सदस्य गांवों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को जो उन्हें स्कूल कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं स्वीकृति हेतु जांच करती है कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग स्कूलों के हिसाब से जो उन्हें क्या है प्रोवाइड होते हैं उसी के हिसाब से ये क्या है उन्हें अलग अलग हिसाब से प्रोवाइड करती है, चाहे उनकी स्वीकृति हेतु जांच करती है। अगला है कोर टीम तथा महिला ग्रुप। अगला पॉइंट है कोर टीम तथा महिला ग्रुप। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं जो कोर टीम और महिला ग्रुप है इसके अंदर क्या क्या है
कि गांव सत्र की क्रियाएं एक छोटे ग्रुप जैसे कोर टीम और प्रेरक दल कहा गया है जो क्रियान्वित की गई हैं। 10-12 प्रोत्साहक सदस्य हैं जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष हैं और जिनकी रुचि शिक्षा में है। लोक जुम्बिश के संकुल कार्यकर्ता प्रत्येक गांव के संपर्क स्थापित कर पर्यावरण निर्माण का कार्य करती हैं और एक महिला समूह भी प्रत्येक गांव में बनाया जाता है जिसमें 7-8 महिलाएं समूह सक्रिय काम चलाती हैं और महिला विकास और अन्य क्रियाकलापों में इस समूह की बराबर भागीदारी होती है। इस भवन निर्माण को समिति भी बनाई जाती है जिसमें 5-6 सदस्य होते हैं और विद्यालय की भवन इमारत कैसी इमारत है, कितने उसके अंदर शौचालय है, कितने कमरे हैं, कितने अध्यापकों की नियुक्ति है, कितने सफाई कर्मचारी हैं, अलग अलग जो कोर टीम तथा महिला ग्रुप के अंदर आते हैं इनको इनके अंदर सम्मिलित किया गया है, आप लगा लो चाहे ऐड किया गया है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि लोक जुम्बिश की मुख्य कार्यनीतियां। अगला हमारा पॉइंट है मुख्य कार्यनीतियां। जो मुख्य कार्यनीतियां कौन कौन सी हैं ये हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट जो लोक जुम्बिश परियोजना की कार्यनीतियां हैं कि लोक जुम्बिश का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विशेषकर महिलाओं को सशक्त करना और बेसिक शिक्षा का प्रबंध करना और परियोजना और नियोजन और क्रियान्वयन को आवश्यक क्रियाओं और कार्यनीतियों पर विशेष बल दिया गया है। जो मुख्य कार्यनीति है वो इस प्रकार है, जैसे पुरुषों की भागीदारी। फर्स्ट पॉइंट है पुरुषों की भागीदारी। अब पुरुषों की भागीदारी के अंदर स्टूडेंट हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट कि माइक्रो प्लानिंग के लिए ग्रामीण समुदाय को जुटाना। जो माइक्रो प्लानिंग है जो लोक जुम्बिश परियोजना के अंदर आती है उसके लिए पुरुषों को ही इसे जुटाया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये हर पुरुष के हिसाब से उसे अलग अलग ड्यूटी दी जाती है कि वो किसके द्वारा, माइक्रो प्लानिंग द्वारा, कि जो प्राथमिक शिक्षा है जो गांव के अंदर जितने भी जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं कि हर स्कूल हर गांव से और हर घर के अंदर वो पुरुष की उसके अंदर भागीदारी होती है कि हर जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंदर हर बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है सहायता प्रदान करना और उन्हें बेसिक शिक्षा पद्धति का जवाबदेह बनाना, कि वो जो उसका बेस है जो प्राइमरी शिक्षा है उसे देना और वो पुरुषों की भागीदारी से ही होता है। पुरुषों से जवाब देते हैं और उसका हर एंगल से उनके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि वाकई ही बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, अपनी जो उसकी बेसिक शिक्षा उनकी बनती है। सेकंड पॉइंट है प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। प्रबंधन का स्टूडेंट है विकेंद्रीकरण। अब हम बात करते हैं कि प्रबंधन का विकेंद्रीकरण कैसे, कि लोक जुम्बिश परियोजना में प्रतिमानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार खंड तथा गांव लेवल पर निर्णय लेने की शक्तियां सौंपना। जो गांव और खंड सतह है उनके अंदर अलग अलग प्रबंधक बना दिए जाते हैं जिसके अंदर गांव सतह पर और खंड लेवल पर उन्हें अलग अलग शक्तियां सौंपने का शक्तियां सौंपी जाती हैं जिससे टाइम के हिसाब से उन्हें हर जवाब मिल सके कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट है अध्यापकों का संबंध। अध्यापकों का संबंध। अब हम बात करेंगे कि अध्यापकों के संबंध के अंदर क्या है कि अध्यापकों को मान प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के बारे में कार्यवाही करना और अध्यापक संगठनों को सभी स्तरों पर निर्णय लेने में सम्मिलित करना, कि अध्यापक के द्वारा ही जो प्राथमिक शिक्षा को हमने अच्छे से अच्छे लेवल तक लेके जाना है वो किसके द्वारा सारा हो सकता है, वो अध्यापकों के द्वारा ही हो सकता है। तो अध्यापकों की नियुक्ति के अंदर ही उसे
उनसे क्या है हर निर्णय लिए जाते हैं कि कहाँ किस चीज़ की जरूरत है। ये क्या है अध्यापकों के संबंध के द्वारा होता है। अगला है कर्मियों का प्रशिक्षण। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कर्मियों का प्रशिक्षण। मीन्स क्या ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, जो कर्मियों के प्रशिक्षण के अंदर आता है स्टूडेंट। तो हम इसके अंदर हम अपना पॉइंट जो क्या है एक्सप्लेन करेंगे कि शैक्षिक सुधार के बारे में अध्यापकों की अभिवृद्धि में परिवर्तन लाना, उसके कौशलों में सुधार लाना और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सके। तो इसके अंदर जो भी क्या है कर्मियों मीन्स जो भी कर्मचारी आते हैं, जो भी काम करने वाले जो इंसान आते हैं, चाहे वो अध्यापक है चाहे वो कोई और सदस्य है, उन सबको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो क्या है हर लेवल पर अपनी जो भूमिका है अच्छे ढंग से निभा सके। अगला पॉइंट है गुणवत्ता में सुधार लाना। गुणवत्ता में सुधार लाना। अब गुणवत्ता में सुधार लाना चाहे वो शिक्षा क्षेत्र पर है, चाहे वो क्या है किसी भी एंगल पर है, क्योंकि मेन क्या है सुधार लाना ही जो लोक जुमिश परियोजना का मेन पर्पस था, जो क्या है सन 1989 के अंदर बनी। तो अध्यापक निष्पादन में सुधार लाकर निर्वाह आधारित सुविधाओं का प्रदान कर और शिक्षा की विषय वस्तु अन्य क्रियाओं में संशोधन कर प्राप्त करना। कोई भी चाहे किसी भी एंगल पर कोई भी कार्य है उनके अंदर सुधार लाना और उसे अच्छी क्वालिटी के अंदर दूसरों के सामने रखना, ये क्या है लोक जुम्बिश परियोजना की मुख्य कार्यनीतियों के अंदर था। अगला पॉइंट है 6 मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन के अंदर आता है। मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के अंदर स्टूडेंट देखिए कि जो हम मूल्यांकन की हम बात करते हैं स्टूडेंट कि अनुदेशात्मक प्रक्रम तथा विद्यालय प्रबंधक में निरंतर और अंतर्निर्मित क्रिया द्वारा पूरा करना। जो भी मूल्यांकन किया जाता है स्टूडेंट वो क्या है वो क्रियात्मक और अंतर्निर्मित क्रियात्मक द्वारा उसे पूरा किया जाता है कि किस चीज का इवैल्यूएशन करके मूल्यांकन करके उसे कहाँ कोई भी सुधार करने की जरूरत है, उसे क्या है इस प्रकार उसका निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक किया कि लोक जुम्बिश परियोजना पर एक टिप्पणी लिखी है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि लोक जुम्बिश परियोजना है क्या चीज, फिर उसके मैंने आपको लक्ष्य बताए वो क्या है 4 पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन किया, फिर बताया लोक जुम्बिश परियोजना संस्थागत ढांचा कि लोक जुम्बिश का संस्थागत ढांचा क्या है, फिर खंड स्तरीय शिक्षा प्रबंधक समिति, कोर टीम तथा महिला ग्रुप, मुख्य कार्यनीतियां उसकी कौन सी है, पुरुषों की भागीदारी, प्रबंधक का केंद्रीयकरण, अध्यापकों का संबंध, कर्मियों का प्रशिक्षण, गुणवत्ता में सुधार लाना और मूल्यांकन। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस।